हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12th तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक काम करना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहां पर भी आपको बाकायदा रिकॉर्डिंग, बाकायदा लाइव सब वैसे का वैसा ही प्रोवाइड होगा, उतनी ही इंटेंसिटी के साथ प्रोवाइड होगा जितना आपको इंग्लिश मीडियम के चैनल पर मिल जाता है। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखें कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, और वहां पर भी ई नोट्स, ई बुक्स के लिए सिर्फ एक काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां से ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात रही कि कौन से स्टेट बोर्ड्स वहां पे अवेलेबल हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर हिंदी मीडियम। तो एमपी बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया और दिल्ली बोर्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं अपन। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, उसका सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? जब भी मैंने कभी भी किसी बच्चे से पूछा है क्या होता है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन, सब बोलते हैं सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। बेटा पता नहीं क्यों सबके दिमाग में ही छप जाता है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहली बात हमें ये चेक करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल, और फिर उसके मोशन को अपन पढ़ते हैं एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हर एक चीज को सुपर्ब तरह से क्लियर करते हुए चलने वाले हैं, इतना कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल चीजें हैं। तो बस अपना ध्यान पूरा इस लेक्चर पे रखें, कहानी सॉल्व आउट होते हुए चलेगी। तो पहले आते हैं स्टार्ट करने के लिए इसके डेफिनेशन पे। क्या है डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन का? ठीक है, तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। पहले इस पूरी कहानी को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं पहली बात कि प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ क्या होती है। प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ इज अ बॉडी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ इज अ बॉडी, जिस बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंक दिया गया है। सुन लो, समझ लो अच्छे से इस बात को, यहां पे कंफ्यूज मत होना आगे चल के। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल एक बॉडी होती है जिसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके फेंक दिया जाता है, और उसके बाद उस बॉडी का पूरा मोशन सिर्फ ग्रेविटी के अनुसार चलता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आप लोगों के लिए ना ये चीज लिख देता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप भी इसको लिखते हुए चलें। तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ प्रोजेक्टाइल? What do we exactly mean by a projectile? तो जरा गौर करते हुए चलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी। प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल इज द नेम given to a body. Projectile is the name given to a body. प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी, जिस बॉडी को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर के फेंक दिया होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी which is thrown with some initial velocity. भाई प्रोजेक्टाइल मोशन को पूरा पढ़ने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रोजेक्टाइल इटसेल्फ क्या होता है। तो पहले अपन वही वाले फंडे पूरे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी which is thrown with some initial velocity, which is thrown with some initial velocity, which is thrown with some initial velocity. तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इसके बाद इस बॉडी का जो पूरा मोशन होगा वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो विच इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी सो दैट its motion is entirely under the effect of gravity alone, so that its motion is entirely under the effect of gravity alone, under the effect of gravity alone। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात जो है वो बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। तो ऐसा ये जो पूरी कहानी है ना, दिस इज एंटायरली अबाउट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? एक बॉडी होती है बेटा। ठीक है, इट इज द नेम गिवन टू अ बॉडी जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर के फेंक दिया है, और उसके फेंकने के बाद क्या है कि बॉडी का जो मोशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के हवाले हो रहा है। उसके अंदर कोई इंजन नहीं लगा है, कोई मोटर नहीं लगा है, मतलब इट इज नॉट प्रोपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, उसका जो मोशन है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के हवाले, ग्रेविटी के भरोसे हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को अपन कहते हैं प्रोजेक्टाइल। मैं ये चाहूंगा पहले एक बार आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, और इस लेक्चर में ना स्क्रीनशॉट लेने का मौका मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि आप स्क्रीनशॉट के भरोसे ना रहे। ठीक है, मेरी
मेरी तमन्ना क्या है कि आप कॉपी किताब लेके बैठे, तरीके से नोट करते हुए चलें, उसका फील अलग होता है यार। लेकिन अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली हट जाऊंगा मैं स्क्रीन के सामने से, ताकि तुम इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट, चलो ओके ठीक है। अब जरा आते हैं कहानी पे वापस। तो अब डेफिनेशन जरा देखें। तो प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहे हैं डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशंस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये आपके पास एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने इस बॉडी को दी है कुछ इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली जैसे ही इस फुटबॉलर ने किक किया है इस फुटबॉल को, भाई ये फुटबॉलर है, इसने किक किया फुटबॉल को, तो इसने कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी ना यार, ठीक है। अब इस वेलोसिटी की वजह से ये जो बॉडी थी ये मोशन में आ चुकी है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ प्रोपल्शन फैक्टर नहीं है। इस सिस्टम के अंदर, इस फुटबॉल के अंदर ऐसा कोई एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा डिवाइस सेटअप नहीं है जिसके कारण ये खुद से मूव करना शुरू कर दे। अरे नहीं भैया, आपने किक करा, उसमें जो वेलोसिटी इसको मिली उसी से ये मूव करेगी। और इनफैक्ट किक लगने के बाद इसका जो पूरा मोशन है दैट इज नाउ इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी अलोन, इट्स एज सिंपल एज दैट। ऊपर जाएगी अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर नीचे गिर रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में शानदार तरह से बैठ चुका होगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया बेटा? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलिए आते हैं। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। यहां पे ना मैंने बहुत सारी मतलब जो होती है ना छोटी मोटी महीन बातें जो होती हैं उन सबको मैंने स्लाइड पे लिख दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार क्या होता है ना कि आपको आता रहता है सब कुछ यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता रहता है सब कुछ, लेकिन कई दफा क्या होता है ना कि कैसे हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करें सही शब्दों को यूज करके, तो वो वाले में क्या है कभी कभी बच्चे जो है ना वो चूक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, ठीक है। आया समझ? तो मैं चाहता हूं कि आपसे ऐसी गलती ना हो। तो वो कैसे होगा बेटा? अब हम शायर लोग तो है नहीं, अब शायरों में क्या होता है कि उनके पास खास कला होती है, छोटी सी बात को भी ना वो इतने सटीक तरह से आप तक पहुंचाते हैं कि बात लग जाती है दिल पे, फिर वो याद रह जाती है। अब ऐसे ही कुछ एक्सपेक्टेंसी ना वो तुम्हारे टीचर्स की होती है कि भाई तुम भी कुछ डेफिनेशन को इस तरह से लिख दो। अब अपन शायर तो है नहीं, तो उस हिसाब से अपन क्लिक नहीं करवा पाते वो रिदम के साथ, लेकिन हमको पता है कि एग्जैक्टली मोटा मोटी तौर पर बात क्या होती है, तो एटलीस्ट उन चीजों को तो हम सही से एक्सप्रेस कर पाए। अब वो भी नहीं कर पाओगे तो किस काम के यार? आया समझ? इतना भी तुमसे अगर नहीं होता है तो किस काम के रहे तुम? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी गिनती वैसे लोगों में ना हो जाए, इसलिए एटलीस्ट डेफिनेशंस को तो आप नोट करते हुए चलें, ठीक है। इतना भी काम तुमसे नहीं होगा तो भाई कल को तुम खुद को मुंह नहीं दिखा पाओगे। आया समझ में कि नहीं आया? न्यूमेरिकल्स तो क्या बात की बात है, पहले डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। तो जरा ध्यान दें। द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। अब काफी लोग को लग गई होगी, अब वो पढ़ने बैठे हुए हैं। कई लोग तो क्या है पहले ना ऐसे लेट के पढ़ रहे होंगे, ऐसे ऐसे नहीं करते लोग, ऐसे बैठे आते हैं, वीडियो चल रहा होता है, कुछ लोग तो पहले ऐसे कर रहे होंगे। अब क्या एक बात तुमको लग गई दिल पे तो उसके बाद क्या है तुम बोलोगे भाई इतने गए गुजरे थोड़ी ना यार, तो कम से कम कॉपी किताब तो लेके बैठोगे। चलो, तो द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी। ओके गुड। अब एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं प्रोजेक्टाइल के, तो तुम समझ गए ना। प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी को हमने कुछ वेलोसिटी देकर के फेंक दिया। तुम घर के छत पे खड़े थे, तुम्हारे हाथ में पत्थर था, तुमने फेंक दिया। मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्यों फेंका, तुम्हें फेंकना नहीं चाहिए था भाई, बट तुमने फेंक दिया पत्थर, ठीक है। तो वो जो पत्थर जा रहा है ना, दिस पत्थर, दिस स्टोन इज अ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। एक तो एग्जांपल मैंने ऐसे ही कोट कर दिया, बाकी एग्जांपल्स यहां पे और भी लिखे हुए हैं, आप जरा गौर करते हुए चलेंगे। A body dropped from the window of a moving train, ठीक है। एक ट्रेन चल रही है, उसके विंडो से अगर हमने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया है, लोगों की हैबिट ही होती है कचरा बाहर फेंकने की, ठीक है। रेलवेज बड़ी परेशान है। तो अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन, तो ये बॉडी ड्रॉप हो रही है ना, वो स्वयं प्रोजेक्टाइल है। अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन इन अ फ्लाइट। अब ये तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल है, लेकिन फिर भी दैट पर्टिकुलर बॉम्ब इज आल्सो अ प्रोजेक्टाइल। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, दिस इज आल्सो अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एग्जांपल, बट स्टिल बुलेट को आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, और उस वेलोसिटी के, अच्छा बुलेट एक बार गन को छोड़ के निकल गई ना, तो उसके बाद गन का कोई इफेक्ट नहीं है, गन का कोई कंट्रोल नहीं उस बुलेट के ऊपर। अब बुलेट जा रही है विद सम इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइडेड बाय दिस गन, हिटिंग गन, ठीक है। और उसके बाद तो उसका मोशन ग्रेविटी के हवाले होगा ना, ठीक है।
उसके बाद अ पीस ऑफ स्टोन थ्रोन इन एनी डायरेक्शन। अब अगर आपके पास एक पत्थर था, वही वाला एग्जांपल, ठीक है, आपने पत्थर थ्रो कर दिया इन एनी डायरेक्शन, तो यहां पे दिस स्टोन इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल व्हिच वाज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अ जैवलिन और हैमर थ्रोन बाय एन एथलीट। भाई बहुत ही फेमस एग्जांपल मिस्टर नीरज चोपड़ा, ठीक है, इन्होंने एशियन गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इनका रिकॉर्ड कितने का? 88.8 मीटर्स का है, ठीक है, काइंडली चेक, लेकिन ऐसे ही है। तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के लाए थे ये एशियन गेम्स में इंडिया के लिए। तो भैया यहाँ पे जो जैवलिन थ्रो किया जाता है उसके साथ भी तो क्या हुआ है, उसको भी तो इनिशियल वेलोसिटी देकर के थ्रो किया गया है ना, और उसके बाद किसी भी एथलीट का कोई कंट्रोल तो है नहीं उसके ऊपर, तो वो जब जा करके हिट करेगा तो फिर वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, उसके दम पे फिर लोग जीतते हारते हैं, ठीक है। उसके बाद अ जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम अ होल नियर द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको ये वाली कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ रही होगी। ये एग्जाम्पल चल रहे हैं फॉर प्रोजेक्टाइल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो बेटा, पहले तो जल्दी 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 इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे अपन तुरंत से पहले। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, ये वाला फंडा क्लियर, आगे आ जाओ। इन द अबव एग्जांपल्स, हमने अभी जिन एग्जांपल्स के बारे में आपसे बातचीत करी है, तो वी फाइंड दैट अ प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। भाई भाई भाई, बहुत मस्त चीज, ठीक है। अब हमने प्रोजेक्टाइल को तो थ्रो कर दिया है, तो इट इज केयरफुली फाइंड दैट ये जो प्रोजेक्टाइल जा रहा है ना, ये मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ टू कंबाइंड वेलोसिटीज। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हो रहा है वो बेसिकली मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी, वो जो दो कंबाइंड वेलोसिटीज है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी दो वेलोसिटीज, जरा गौर करेंगे उसके ऊपर। अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच वुड नॉट चेंज प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। भाई ये वाला मसला जो है ना, ये समझना और समझाने लायक है, ठीक है। क्या बोला गया है? क्या यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तुम बोलो सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कौन से डायरेक्शन में बेटा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म कैसे है? तो मैं आपको जरा बता दूं, एक बहुत ही प्यारा अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल का। वो अजम्पशन ये है कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। ठीक है भाई, मैं ये चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को ना तरीके से समझते हुए चलें, ठीक है। अजम्पशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में एक अजम्पशन लिया जाता है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट डाउन ही कर लें यार, तभी जाके मजा आएगा, तभी जाके पूरी चीज समझ में आएगी। अजम्पशन क्या होता है पता है? कि एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल। लिख दें अपन इस चीज को बेटा, अजम्पशन क्या होता है इसका? कि एयर फ्रिक्शन जो है ना वो नेग्लिजिबल है। अजम्पशन क्या है इसमें? कि जो एयर फ्रिक्शन है दैट एयर फ्रिक्शन इज बेसिकली नेग्लिजिबल, मतलब एयर फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसका मतलब ये कि हवा में ऐसा कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर पाए अलोंग द एक्स एक्सिस। देखो, मैं सेम बात वाई एक्सिस के लिए बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों भाई? मेरे को पता है ना, वाई एक्सिस के अबाउट तो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं अर्थ पे रह करके अर्थ को ही नलीफाई तो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब मैं कभी भी ऐसा अजम्पशन नहीं ले सकता हूं कि अर्थ के वजह से ग्रेविटी काम नहीं कर रही। भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, वो तो काम कर ही रही है ना। तो मतलब एक्सेलरेशन वाई पर होना लाजमी सी बात है, लेकिन एक्स पर अगर किसी बॉडी की, भाई सुनते हुए चलना, फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स एक्सिस पर किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज एयर फ्रिक्शन को हमने क्या मान लिया है? नेग्लिजिबल। अगर एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है ना, मतलब हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर पाए अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर एक्स एक्सिस पर आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो भैया वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। कहां पे? कहां पे? कहां पे? अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर देयर इज नो कंपोनेंट, therefore there is no component। भाई ऊपर लिखा है कि assumption है, ऊपर लिखा है कि assumption है। कुछ assumptions लेना जरूरी होता है ताकि आप ना ज्यादा फंस ना जाएं डेरिवेशंस के अंदर, और डेरिवेशन करके आप इवेंचुअली ना रियल वैल्यू के आसपास ही पहुंच जाएं, ठीक है। क्लोज अप्रोक्सीमेशन, देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर, ऐसे कहता हूं, देयर इज नो कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर, there is no component present in air which can change the velocity,
there is no component present in air which can change the velocity about x-axis, which can change the velocity, which can change the velocity about x-axis, which can change the velocity about x-axis. कोई कंपोनेंट हवा में ऐसा मौजूद नहीं है जो कि वेलोसिटी को चेंज कर दे अबाउट द एक्स एक्सिस. देयरफॉर एक्सेलरेशन अबाउट द एक्स एक्सिस इज जीरो. मेरे ख्याल से आप लोग को अब ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि पहली बात तो ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, देयरफॉर वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट. velocity about the x-axis is constant and acceleration is zero. मेरे ख्याल से आपको ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा. मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है यार, नोट ही कर लो यार, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मानो मेरी बात, ठीक है. आया समझ? 3 2 1 रेडी गो. सुपर क्लियर, सुपर डन. चलो भैया आगे बढ़ेंगे, मत तो करो, आ जाओ. तो यहाँ पे पहली बात क्या गिवन है बेटा? अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच वुड नॉट चेंज प्रोवाइडेड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. वही मसला था भाई. यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉडी इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ टू कंबाइंड वेलोसिटीज. तो पहली कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो कि चेंज नहीं हो रही. और वो चेंज क्यों नहीं हो रही? बिकॉज एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल. एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है. हवा में ऐसा कोई भी कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि आपकी वेलोसिटी को चेंज कर दे अबाउट द एक्स एक्सिस. तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन चल रहा है अबाउट द एक्स एक्सिस, ठीक है. अब जरा बात करेंगे अबाउट वाई एक्सिस. यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन. भाई यार एक वेलोसिटी है जो कि लगातार चेंज हो रही है, लेकिन वो कौन सी एक्सिस पे चेंज हो रही है बेटा? वो चेंज हो रही है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, मतलब अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है. वो वेलोसिटी इंक्रीज भी हो रही है, वो वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है. क्या बोला मैंने बेटा? एक्स पर तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, एक्स पर तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है. जो चेंज है ना वो है वेलोसिटी में अबाउट द वाई एक्सिस. वो वेलोसिटी बढ़ भी रही है, कभी कभी वो वेलोसिटी घट भी रही है. अब ऐसा कब होता है? जरा गौर करते हुए चलना मेरी बात पे अच्छे से. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हम ये बात क्लैरिफाई पहले कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. एंड दिस इज द एंटायर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, मोशन ट्रैजेक्टरी. अब जरा गौर करो, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको ओ बोल देंगे. ये इसका एंडिंग पॉइंट, इसको जेड बोल देंगे. ये इसकी मैक्सिमम हाइट, इसको अपन एच बोल देंगे. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है. अब जरा अपन ओ से एच तक देखते हैं बेटा क्या हो रहा है. O से H तक जाने में बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाती है. और ये क्लियरली एविडेंट है. जैसे बॉडी ऊपर गई तो बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी ना, तभी तो मैक्सिमम हाइट तक गई, उसके बाद फिर नीचे गिर गई. क्या मैक्सिमम हाइट के ऊपर जा पा रही है? जा ही नहीं सकती, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कम हो गई थी, ठीक है. इवेंचुअली मैक्स हाइट पर वेलोसिटी बिकम जीरो, ठीक है. तो यहां पे क्या होने वाला है? O2H क्या होने वाला है? जरा गौर करते हुए चलना बेटा. O2H क्या होने वाला है? O2H में आपको ये नजर आएगा कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. O2H में आपको ये नजर आएगा कि वेलोसिटी इज बेसिकली डिक्रीजिंग. और H2Z में आपको नजर आएगा कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. लिख दे इसको अपन. H2Z में आपको ये नजर आएगा कि वेलोसिटी इज बेसिकली इंक्रीजिंग. वेलोसिटी इज बेसिकली इंक्रीजिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे ख्याल में आपको हर एक बात जो है यहाँ से सुपर डन, सुपर क्लियर हो चुकी होगी. मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. यहाँ पे हर चीज मैंने लिख दी है, ठीक है. दीज टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इसका कोई भी लेना देना वाई एक्सिस के डायरेक्शन से नहीं है, ठीक है. एक्स पर वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना, इसके पीछे बस एक ही रीजन है कि देयर वाज नो एयर फ्रिक्शन, देयर वाज नो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस. दैट्स व्हाई वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस पर थी वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है. और वाई एक्सिस की वेलोसिटी का बढ़ना या वाई एक्सिस की वेलोसिटी का घटना, ये दरअसल एक्स एक्सिस के अलोंग किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है. इसलिए कहा गया है वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और भैया इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर. प्लेलिस्ट चेक करते रहना. इसके जस्ट बाद का जो वीडियो होगा वो आपको मिलेगा अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है. ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका आप लोग के दिमाग में. इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी.
नोट करते हुए चलोगे तो भी बढ़िया है, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो यार। हो गया हो गया हो गया, चलो आगे बढ़ा जाए। इसमें ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका आप लोग के दिमाग में। चलो अजम्पशंस जो हमने लिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहली बात, डेरिवेशंस में बच्चे अटकते कब है, जब उनको ये नहीं पता होता कि किन अजम्पशंस पे काम करना है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात तो पहले ही क्लियर हो जाए कि अच्छा ये चीजें मान के रखी हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, और आपको ये पता होना चाहिए अगर आप ये अजम्पशंस लेके नहीं चलोगे तो काम आपके लिए ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो आपका ही काम आसान बनाने के लिए और रियल रिजल्ट के बहुत ही क्लोज पहुंचने के लिए इन अजम्पशंस को लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या है वो अजम्पशंस, चेक करते हुए चले। टू स्टडी द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करके रखे हैं, पहला अजम्पशन है कि देयर इज नो एयर फ्रिक्शन या फिर देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर। ठीक है, वही वाला मैटर जो मैंने पहले से आप लोग के दिमाग में डाल के रखा हुआ है कि भैया ये पहला अजम्पशन अपने पास कि देयर इज नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये था कि वेलोसिटी को चेंज करने वाला कोई रहा नहीं एक्स एक्सिस पे, तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बिकम 0 एंड वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस बिकम्स कांस्टेंट and velocity about the x-axis becomes constant। ठीक है, दूसरा, the effect due to rotation of earth and curvature of earth is basically negligible। तो ये एक ऐसा assumption है जिस पे लोगों का काफी बार ध्यान जाता ही नहीं है, जिस पर लोगों का काफी बार ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन मैं, जब आप चेक करेंगे ना प्लेलिस्ट ग्रेविटेशन की, तो वहां पे आपको चीजें दिखेंगी कि वहां पे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या क्या चीजें पे अंतर पड़ जाता है। लेकिन अभी हमने क्या अज्यूम करके रख लिया हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज बेसिकली नेग्लिजिबल। उसके बाद तीसरा अजम्पशन क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is constant in magnitude and its direction at all points of the motion of projectile। कायदे की बात तो देख क्या होती है, पहली बात तो ये समझते हुए चलना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, अगर ऐसी हाइट है विच इज नॉट कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, अगर मैं ऐसी हाइट लेके चल रहा हूं जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के सामने ना के बराबर है, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसका फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल्स टू g1 माइनस 2h अपॉन r। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आप लोगों के सामने क्यों लिखा है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप ये वाला गाना मत गाते रहना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो सर हमेशा ही कांस्टेंट होती है। तो ये अजम्पशन जो यहाँ पे लेके रखा हुआ है ना, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अरे जी की वैल्यू तो 9.8 ही होती है, तो ये फिर जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये आपके दिमाग में जाएगा नहीं। क्यों, थर्ड वाले पॉइंट में तो कहा गया है कि अरे ये तो हमने अज्यूम करा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब जिन लोगों ने इस बात को साक्षात मान लिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, तो उन लोग को ये वाली बात ना पचाने में दिक्कत होगी। आया समझ, बिकॉज होता क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती है भाई। ठीक है, हर पॉइंट पे चेंज होती है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया है कि हम उसको चेंज नहीं मानेंगे, हम उसको सेम वैल्यू मानेंगे 9.8 अप्रोक्सीमेटेड टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब सर चेंज अगर होती है तो कितना चेंज होती है, तो बेटा अगर आप इतनी हाइट पे ले गए हो जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के सामने ना के बराबर है, बहुत ही कम हाइट है, तो इस वाले फॉर्मूले में चेंज होगी। लेकिन अगर h इज कंपेरेबल टू r, लेकिन अगर आप हाइट को ऐसा ले लेते हो जहां पे हाइट इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो उस वाले केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना वो बकायदा चेंज होती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, g डैश बाई जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, r प्लस h का होल स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आप लोग को ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे h इज नॉट कंपेरेबल, यहाँ पे बकायदा h इज कंपेरेबल। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं ये चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट तो लेके रख लें भैया। ठीक है, जल्दी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। हो गया। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ओके आ जाओ यहाँ पे। तो ये तीनों अजम्पशन वाले पार्ट जो थे वो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गए होंगे। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है बेटा। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर। एक तरफा शानदार, जबरदस्त। चले
उसके बाद जो हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हमको पढ़ना है दो तरह का। पहला होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जहां पे हम किसी बॉडी को ना बस सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे करके फेंक देंगे। भैया आप डील कर रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन से, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि किसी एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दे करके थ्रो कर दिया जाता है, उसके बाद बॉडी का पूरा मोशन ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा, ठीक है। अब इस बॉडी को जो थ्रो किया गया है उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। आप छत पे खड़े हो, आपने एकदम ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना करके टक करके फेंका, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये ले बिल्डिंग, ले ले बिल्डिंग, ग्राउंड ले ले ग्राउंड, ठीक। अरे जमीन नीचे क्यों जा रही है, ये ले ले ग्राउंड, ठीक है। अब क्या है, अपने पास ये बिल्डिंग था, अब मैंने क्या करा कि एक बॉडी को उठाया और मैंने बॉडी को एकदम थ्रो करा, मतलब मैंने बॉडी को दे दी है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने बॉडी को दे दी है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। हालांकि ये वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बॉडी वेंट लाइक समथिंग दिस, ठीक है। अरे कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से बॉडी जाएगी, इसे कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। अगला वाला जो मैटर है वो होगा अबाउट एंगुलर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहां पे ना अब कोई बिल्डिंग नहीं है, ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस और ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस। ग्राउंड है ऑब्वियसली, जो कि आप ग्राउंड ही मान के चलेंगे ना उसको। तो अब जैसे मान ले कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी है मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी को हमने थ्रो कर दिया बाय गिविंग इट सम वेलोसिटी अबाउट दिस प्लेन, ठीक है। इसको हमने कुछ वेलोसिटी दे दी है और ये जो हमने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करी ना बेटा, ये है इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को हमने प्रोवाइड कर रहा है एट सर्टेन एंगल ऑफ थीटा, इस वेलोसिटी को हमने प्रोवाइड करा है एट सर्टेन एंगल ऑफ थीटा। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो बॉडी है इसका मोशन जो है ना वो ऐसा होने वाला है बेटा, ठीक है। तो ये वाला केस कहलाता है एंगुलर प्रोजेक्शन और ये वाला केस कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। अब एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहली फुर्सत में आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया, ठीक है। अब जरा समझते हुए चलना बेटा कि यहाँ पे आपको 4 तरह के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर आपको 5 तरह के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पे हो जाएंगे 9 फॉर्मूले, जिस पे बनते हैं भाई साहब न्यूमेरिकल एक से बढ़ के एक, ठीक है। मतलब यहां पे न्यूमेरिकल्स में कोई कमी नहीं होती और कई बार तो इसमें ऐसा होता है बेटा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते करते और भी शानदार तरह से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बाद जो मिलने वाला है डेडिकेटेड लेक्चर मिलने वाला है, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे, उसके बाद का लेक्चर आपको मिलेगा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे, उसके बाद प्लेलिस्ट के अंदर ही चेक कर लेना, एक मिलेगा एंगुलर प्रोजेक्शन पर बेस्ड लेक्चर जिसके अंदर पांचों के पांचों फॉर्मूले का प्रॉपर डेरिवेशन होगा, इसमें भी 4 के 4 फॉर्मूले का प्रॉपर डेरिवेशन होगा और इसके बाद इसमें मिलेगा आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एंगुलर प्रोजेक्शन। तो यहां पे पूरा स्पेक्ट्रम कवर करवा दूंगा मैं, डेरिवेशन से लेकर के न्यूमेरिकल तक सब का सब, ठीक है। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बस इतनी सी बात आपसे करनी थी आज। चलो ठीक है, बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये था अपने पास पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था आपसे कि अगला लेक्चर किस पर मिलेगा आपको, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर, फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसके अंदर बाकायदा डेरिवेशन करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर लेक्चर मिलेगा एंगुलर प्रोजेक्शन के ऊपर, जहाँ पे डेरिवेशन करवाऊंगा 5 फॉर्मूले के, 5 ही फॉर्मूले उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद एक लेक्चर मिलेगा न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है। तो ये पूरा फंडा अपना कवर अप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भैया अब इस वीडियो को देख करके ना मेरे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके वेरियस टाइप्स के बारे में, वेरियस फॉर्मूले के बारे में, डेरिवेशन के बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में, अगर पसंद आया, लगा ऐसा फीलिंग अगर आ गई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में और सबको बता दो भैया ढिंडोरा पीट दो,
बात फैला दो कि वीडियोस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे। बस आप लोगों को बस एक काम करना है कि प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को तरीके से देख लेना है। और मैं बता चुका हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले जाकर के मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर वहां पे सारे के सारे वीडियोस देख करके एकदम तरीके से धूम मचा दो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलिए ठीक है। अगर आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक होता है तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में उन सजेशन या फीडबैक को आप कॉमेंट सेक्शंस को यूज करके मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है कमेंट्स को लेकर के। जब भी लगता है कोई कमेंट ऐसा कि भैया इस फीडबैक पे काम करना चाहिए तो बिल्कुल काम किया जाएगा। दैट्स अ गारंटीड थिंग, दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए क्लास कर रहे हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।